गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 4। ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रोसिटी का ही पार्ट है। हम प्योर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें 4 चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड गॉस लॉ लीस्ट एप्लीकेशन, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये प्योर इलेक्ट्रोसिटी का पोर्शन होता है जिसमें हमारा जो चार्ज है वो बिल्कुल स्टैटिक होता है। चार्ज जो है बिल्कुल स्टैटिक होता है, मूविंग कंडीशन में नहीं होता। हम अब बात करेंगे कैपेसिटेंस की। बेटा हम किसकी बात करेंगे? कैपेसिटेंस की। जैसे कोई भी कंडक्टिंग बॉडी होगी उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब इसको हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कि कंडक्टर जो है उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है ना, कैपेसिटेंस जो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर का, वो इस चीज से डिफाइन किया जाएगा या ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि उसकी जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज या कैपेसिटी ऑफ स्टोर द चार्ज ऑफ a conductor is called electric capacitance. Electric capacitance. Capacity to store the charge. Capacity to store the charge of the conductor is called electric capacitance. कि वो चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है। एक जो कंडक्टर होता है वो चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसकी जो कैपेसिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं। जनरल डेफिनेशन या जनरल कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, जनरल कंडक्टर की बात करें, कैसा भी हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है। अगर मैं इसको चार्ज देता हूँ Q, सपोज मैंने इसको +Q चार्ज दिया, तो +Q चार्ज दूंगा तो इसका जो पोटेंशियल है वो +V इंक्रीज करेगा। +Q चार्ज दूंगा तो इसका जो पोटेंशियल है वो +V इंक्रीज करेगा। ठीक है, या इसका पोटेंशियल V हो जाएगा। तो ये तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि आपके पास कोई कंडक्टर हुआ करता था, जैसे हम उसको चार्ज करते थे तो उसका पोटेंशियल भी कुछ होता था। ठीक है ना, उसकी सरफेस पर। जैसे हमने स्फेरिकल कंडक्टर की बात करेंगे, स्फेरिकल कोई कंडक्टिंग बॉडी थी, उसके सरफेस पे हमने +Q चार्ज दिया था, तो सरफेस के आउटसाइड, सरफेस के इनसाइड हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। तो जैसे हम इसको +Q चार्ज देंगे जिसके पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट है वो +V का होगा। पोटेंशियल कितना हो गया? V। इसका मतलब जो है V वो डिपेंड करता है Q पे। V जो है वो किस पर डिपेंड करता है? Q पे, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही V होता है kQ/r। तो जैसे जैसे हम Q इंक्रीज करते हैं तो हमारा V भी इंक्रीज होता है। Q इंक्रीज करने से V भी इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V। Q जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? V के। कि जैसे जैसे हम Q को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा V भी इंक्रीज होगा। अब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेता हूं C, Q = CV। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया Q = CV, जहाँ C क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C क्या आपका बेटा? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, मैं इसको ओम्स लॉ से रिलेट करूंगा। तो यहाँ से C का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? C = Q/V। C = फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास? Q/V। C का फॉर्मूला क्या बन गया? Q/V। देखो ध्यान से, ये जो C है वो Q और V का एक रेशियो है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, क्या वो Q और V पे डिपेंड करती है? नहीं, Q और V का एक रेशियो है, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। जैसे जैसे मैं Q को इंक्रीज करूंगा उसी रेशियो में आपका भी इंक्रीज होगा। तो हमेशा इनका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब C जो है वो एक कांस्टेंट होता है, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता। Q और V का एक रेशियो होता है। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ कंडक्टर, कि आपके कंडक्टर की साइज क्या है। ठीक है ना, किस मीडियम में रखा हुआ है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि C जो है वो कंडक्टर की साइज पे और मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है सपोज V, तो हम कह सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, देन Q = CV, where C is a constant, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और उसका फॉर्मूला हो गया C = Q/V। ये तो ओम्स लॉ के जैसे ही हुआ।
कि जैसे हम किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। इन केस ऑफ इन कंडीशन, उसके लिए कंडीशन होती है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब कांस्टेंट हो, ठीक है ना, लाइक टेम्परेचर, ठीक है ना, प्रेशर, उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया सब कांस्टेंट हो। तो उस कंडीशन में द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर। जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ओम्स लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये तो उसके जैसे ही हुआ कि जब किसी कंडक्टर को मैं क्यू दे रहा हूँ उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, क्यू देने से भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वैसे वी प्रोपोर्शनल टू आई वाला केस, वी प्रोपोर्शनल टू आई वाला केस, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। अब प्रोपोर्शनलिटी स्टैंडर्ड होता है तो यहाँ कांस्टेंट सी आता है, वहाँ वी प्रोपोर्शनल टू आई में प्रोपोर्शनलिटी स्टैंडर्ड आता है तो कांस्टेंट क्या आता है बेटा, कैपिटल आर। वी इक्वल्स टू आर आई लिखते हो ना ओम्स लॉ में, तो वहाँ आर होता था द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर और यहाँ सी क्या होता है, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। जो भी आपकी कंडक्टिंग बॉडी है उसका कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। डेफिनेशन के हिसाब से वही हुआ। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ जो C है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो Q और V का रेशियो होता है, तो यूनिट ऑफ C क्या होगी, यूनिट ऑफ C, जो C है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। कैपेसिटेंस को किस में मेजर करेंगे, एक्चुअल में इसकी ऐसा यूनिट फैराड होती है। वैसे फॉर्मूले से अगर हम देखें तो C की यूनिट हुई कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट जिसको फैराड लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, फैराड। इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर लेते हैं, फैराड को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई बेटा, फैराड। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, फैराड। फैराड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो फैराड बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो कैपेसिटेंस की स्मॉल यूनिट की बात करें तो मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ठीक है ना। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको सब आपका सीखा हुआ है। मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, चार्ज के बारे में बात करें थी, वैसे ही हम कैपेसिटेंस की बात करें, स्मॉल कैपेसिटी थी, या हम स्मॉल जो कैपेसिटेंस है उसकी बात करेंगे। ये जो फैराड बहुत बड़ा एक यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट की बात करें तो मिली फैराड में लेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटेंस को मिली फैराड में डिफाइन कर सकते हैं, माइक्रो फैराड में भी, नैनो फैराड में और पिको फैराड। मिली का मीनिंग 10 to the power -3, -6, -9, -12 कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं भैया कि एक फैराड कैपेसिटेंस कितना होता है, एक फैराड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को डिफाइन करो। 1 फैराड की डेफिनेशन, 1 फैराड कितना होता है, तो उसको इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं कि C की वैल्यू 1 कब आएगी, जब Q और V दोनों 1 पर हो। अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को में या किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होती है, इसका मतलब उस कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैराड। जनरल डेफिनेशन है, 10th क्लास में सीखा होगा इस तरह से। 1 ओम की डेफिनेशन किया करते थे। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 फैराड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो, इसका मतलब उस कंडक्टिंग बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है बेटा, 1 फैराड। जनरल डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं इसकी डायमेंशन बताओ, C की डायमेंशन बोलो, डायमेंशन ऑफ C बोलो बेटा, कैसे निकालोगे, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ V। दोनों के डायमेंशन लिख लो। Q की डायमेंशन तो आपकी सीखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में A1 T1, बट आपको V की डायमेंशन भी देखनी होगी। V आपने 10th क्लास में या अभी पिछले चैप्टर में पोटेंशियल पढ़ा था। किसी यूनिट चार्ज की बॉडी को या किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी पॉइंट का पोटेंशियल, तो V का एक फॉर्मूला सीखा था हमने, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इक्वल्स टू क्या सीखा था, W अपॉन Q, कैपिटल लिख लो चाहे स्मॉल लिख लो। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो आप पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। C की डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ W और Q की लिख लो, तो Q तो ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डायमेंशन ऑफ W, वर्क डन, ठीक है ना। अब अपन जानते हैं Q की डायमेंशन A1 T1 होगी, A1 T1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। W की डायमेंशन M1 L2 T-2, वर्क डन की डायमेंशन सब जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट कर लेते हैं, M1 L2 T-2। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, देन डायमेंशन ऑफ C आपका सॉल्व हो गया। डायमेंशन ऑफ C आपके पास आंसर आया M-1 L-2 T4 प्लस का हो जाएगा -2 पर जाके, सॉरी स्क्वायर का तो इसका डबल हो जाएगा A स्क्वायर का, बिल्कुल सही है। ये डायमेंशन ऑफ C आ गई, ठीक है ना। तो डायमेंशन और यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूनिट डायमेंशन अपन कैसे लिख लेते हैं, यूजिंग फॉर्मूला
अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो उसकी यूनिट डायमेंशन लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पता चल गई। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है वो Q और V का रेशियो होता है, चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो होता है, न कि इन पे डिपेंड करता है। इन पे डिपेंड नहीं करता कि Q ज्यादा होगा तो जरूरी नहीं है C ज्यादा हो, क्योंकि Q इंक्रीज करेंगे तो उसी रेशियो में V इंक्रीज होगा, और जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। रेशियो जो है हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। अगर मैं Q और V के बीच ग्राफ पूछूं आपसे, Q और V के बीच ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होगा बेटा? लीनियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने x एक्सिस पे Q ले लिया, y एक्सिस पे V ले लिया, तो Q और V के जो बीच ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, लीनियर। जैसे जैसे मैं Q की वैल्यू इंक्रीज करूंगा उसी रेशियो में V इंक्रीज करेगा, उसी रेशियो में आपका V इंक्रीज करता है। इसका मतलब जो ग्राफ है वो कैसा होगा बेटा? लीनियर, इस टाइप का बनेगा। कोई समस्या नहीं है। अब चलो हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। हम किसकी बात करेंगे आगे? कैपेसिटर की, ठीक है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ लिखा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, वो सब आपको आता है। उन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। हम डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन वगैरह हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। पहले हम डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर। देखो सबने सुना होगा कैपेसिटर, आपके इलेक्ट्रिक फैन, मोटर वगैरह में कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में चार्ज स्टोर करते हैं। तो इसका यूज क्या है? कैपेसिटर जो है उसका यूज क्या है? सॉरी, कैपेसिटर से पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है ना। कैपेसिटर से पहले एक टॉपिक रह गया, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। उसके बाद हम कैपेसिटर कहेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल कंडक्टर या बॉडी, स्फेरिकल कंडक्टर लिखिए, स्फेरिकल कंडक्टर। आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पता करना है। सपोज स्फेरिकल कंडक्टर जिसके रेडियस कैपिटल है, सेंटर और रेडियस कैपिटल है, मुझे इसका कैपेसिटेंस पता करना है। आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, कितने चार्ज दिया? आपने इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया तो सारा चार्ज इसकी सरफेस पे रुकेगा। सारा चार्ज कहाँ रुकता है बेटा? सरफेस पे। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज कहाँ रुकता है? सरफेस पे। इनसाइड द सरफेस चार्ज जीरो होता है, चार्ज रुकता ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स सारा अंदर वाला चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाता है। तो हमने कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टर था, उसको प्लस क्यू चार्ज दिया। अब मुझे तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे पता है कि स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस से पोटेंशियल मैंने कैलकुलेट कर लिया था Q/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of spherical conductor, V equals to फॉर्मूला क्या था? K/R। इक्वेशन नंबर 1 सरफेस पे ही था, आउटसाइड द सरफेस K/r, इनसाइड द सरफेस K/R। जितना सरफेस पे हुआ करता है उतना इनसाइड द सरफेस होता है पोटेंशियल, पड़ा हुआ है अपना, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई पोटेंशियल तो पता कर लिया सरफेस पे, जैसे हमने चार्ज क्यू दिया तो स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे जो है कितना पोटेंशियल होगा। अब अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या था? C = Q/V। इक्वेशन नंबर 2 फॉर्मूला क्या पढ़ा था? यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C = Q/V। आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू यहां पुट करनी है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में V की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट से, देन C की वैल्यू कितनी आ गई? Q/KQ/R। Q से Q कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, देखो R ऊपर चला गया। C = R/K, 1/K 4πε0। सिंस 1/K जो है वो 4πε0 के इक्वल, क्योंकि K फॉर्मूला था 1/K
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन C सॉरी 1/k जो है वो कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई आपको पता है k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन 1/k = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर लो, r से मल्टीप्लाई, देन c की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, c की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। अब देखो ध्यान से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, अपने जो कंडक्टिंग बॉडी है स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो कहां रखा हुआ है फ्री स्पेस, कहां रखा हुआ है फ्री स्पेस, तब तो आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको किसी मीडियम में रखता हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, वेयर एप्सिलॉन r इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ठीक है ना, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो c की वैल्यू किस पे डिपेंड करे, दो चीज पे डिपेंड करे, एक तो c की वैल्यू जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, c की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है r के, जैसे जैसे मैं इसकी साइज इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे इसकी c जो है c की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो c किस पर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब जो भी कंडक्टर होगा किसी भी टाइप के कंडक्टर हो तो c की वैल्यू उसकी साइज पे डिपेंड करती है कि अगर उसकी साइज बड़ी होगी तो c ज्यादा होगा, अगर उसकी साइज छोटी है तो c कम होगा जनरली। दूसरा मीडियम पे डिपेंड करती है कि फ्री स्पेस में रखा है या किसी मीडियम में रखा है, तो c की वैल्यू जो है वो मीडियम में ज्यादा होती है, c की जो वैल्यू है वो मीडियम में ज्यादा होती है। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 डाल दो। अगर किसी मीडियम की बात करें Cm = तो फार्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r लिखते हैं जिसको हम ये लिख सकते हैं इनटू कैपिटल R, इक्वेशन नंबर 4। अब 4 में 3 का डिवाइड कर लो, 4 में क्या कर लो 3 का डिवाइड कर लो, 4 डिवाइड बाय 3, तो Cm/c इक्वल्स टू, इसमें जब इसका डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा केवल आपके पास एप्सिलॉन r, देन Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इनटू c। इन मीडियम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन फ्री स्पेस, और कितनी ज्यादा होगी एप्सिलॉन r मल्टीपल, फ्री स्पेस की कितनी ज्यादा होगी एप्सिलॉन r मल्टीपल, ठीक है ना। मीडियम में वैल्यू जो है कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वो एप्सिलॉन r मल्टीपल ज्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा उस मीडियम का एप्सिलॉन r कितना है। और दूसरा जो है c है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r भी है, c की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। हमारे पास दो कांसेप्ट आ गए कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो q और v पे डिपेंड नहीं करता, ये तो q और v का तो रेशियो होता है। c की जो वैल्यू है किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो उसके साइज पे डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है कि किस मीडियम में रखा हुआ है। अगर मैं आपसे c और r के बीच ग्राफ की बात करूं, कि अगर मैं कंडक्टर की रेडियस और कैपेसिटेंस की बात करूं तो ये भी ग्राफ कैसा होगा बेटा लीनियर, बिकॉज़ c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, तो ये उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो ये छोटा सा बीच में एक टॉपिक था स्फेरिकल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा कैपेसिटर, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैपेसिटर को हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो एक चार्ज को स्टोर करके रखता है। इसके अंदर भी वही कांसेप्ट होता है, कैपेसिटर के अंदर भी क्या होता है चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटी ऑफ या कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटी ऑफ स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है कैपेसिटर, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है। और आपने देखो कैपेसिटर आपके इलेक्ट्रिक फैन में भी देखा होगा, मोटर के अंदर भी देखा होगा। एक्चुअल में यूज क्या होता है कैपेसिटर का, जनरल बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पढ़ेंगे मगर टॉपिक या जनरल हम उसको कैपेसिटर भी बोल देते हैं। और हम अपने इस वाले चैप्टर में 2 टाइप के कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, वैसे 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अपने पास 2 ही सिलेबस में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आगे वाले क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इन कैपेसिटर को हम यूज कैसे करते हैं, इनका क्या यूज होता है, ठीक है ना, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं, इनकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करी जाती है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं यूज बताता हूँ, जनरल यूज बताता हूँ, बहुत ईजी वे में समझाता हूँ कि आप देखो मोटर के अंदर हम कैपेसिटर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ मोटर के अंदर हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ी। भाई हमें मोटर को स्टार्ट करना है या मोटर को हमें चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो तो चाहिए ही चाहिए। बट किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट, उससे क्या होता है कि जैसे मोटर एक स्टार्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए।
तो वो एनर्जी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए हम वहाँ कैपेसिटर यूज करते हैं। इसलिए हम वहाँ क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एनर्जी को स्टोर रखता है। तो जब स्टार्ट करना होता है ना, तो हम उस कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो चार्ज होता रहता है। जैसे एक बार स्टार्ट हो गया तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज होता रहता है, ठीक है। अब देखो पुराने टाइम में जो इंजन हुआ करते थे, आपने देखे होंगे, उनको इंजन को स्टार्ट करने के लिए उनको रोटेट करना पड़ता था। इसके हैंडल सा लगा होता था, उसको बहुत स्पीड से घुमाना होता था, तो उसको इसका मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी देते थे। सम कैपेसिटर इतने थे नहीं या उनकी रिसर्च नहीं हुई होगी, तो उस टाइम इंजन के ऊपर हम क्या करते थे? वर्क करते थे, उसको रोटेट कराते थे। रोटेट कराने से उसका मतलब हम एनर्जी देते थे, उसके बाद इंजन स्टार्ट होता था। अब आजकल क्या है, इस टाइप की मोटर्स आने लगी कि जैसे भी किसी भी इस मोटर से हम स्टार्ट करना चाहिए या उस इंजन में भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो अब जो है ना, इस तरह का सिस्टम आ गया कि हमें कैपेसिटर से उसको एनर्जी दे देते हैं, तो हमें उसको घुमाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैपेसिटर का यूज क्या है, इससे हम एनर्जी लेते हैं। किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए हम इससे एनर्जी लेते हैं, और ये एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, चार्ज को स्टोर करके रखती है डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है। इट इज ए बोलेंगे चार्ज स्टोरेज डिवाइस। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। कैपेसिटर क्या है? चार्ज स्टोरेज डिवाइस, सिंपल। अब मैं बात करूं कि भाई चलो कैपेसिटर तो आपको समझ में आ गया, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, या और इसके डेफिनेशन की बात करें हम, कैपेसिटर की डेफिनेशन की बात करें तो हमने सिंपल लिखा इट इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। और डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट की बात करें या प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में, चार्ज को कांस्टेंट रख के, हम चार्ज को तो क्या रखेंगे? कांस्टेंट। जो भी हमारा कैपेसिटर होगा, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल, उसके अंदर हम चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे और उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे। चार्ज को कांस्टेंट करके पोटेंशियल डिक्रीज करके कैपेसिटेंस इंक्रीज करना ही हमारा कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपसे पूछे तो क्या है कि हम उसके चार्ज को कांस्टेंट रखें, पोटेंशियल को डिक्रीज करके उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करें, कैपेसिटेंस इंक्रीज करें। ये प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया कि कैपेसिटर कैसे डिजाइन करे जाते हैं। डिजाइन करने के लिए हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं, उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, किसी भी मेथड से हम उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे और फिर उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, उसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। कितने टाइप के पढ़ेंगे? एक्चुअल में हमारे पास दो ही होंगे, जिसमें पहला होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला कौन सा होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसका मतलब दो प्लेट लेती हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, दोनों पे इक्वल चार्ज होता है, ऑपोजिट पोलैरिटी का इक्वल चार्ज, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। और इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल देखो कैसे बनाया जाता है। डिजाइन करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट लेना होता है, उससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इसका जनरल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है? देखो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर नहीं कंडक्टर, पैरेलल एक कंडक्टिंग प्लेट है, सॉरी क्या है? कंडक्टिंग प्लेट। इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो ये तो आपके पास क्या हुआ? एक चार्ज प्लेट। ये कैसी प्लेट है? चार्ज प्लेट। इसमें कितना चार्ज है? प्लस क्यू। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि इसके पास हम एक न्यूट्रल प्लेट, न्यूट्रल प्लेट का मतलब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल प्लेट हम इसके पास में लेके आएंगे। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, इस कंडक्टिंग प्लेट के पास में उतने ही एरिया की, एरिया सेम रखेंगे, उतने ही एरिया की नॉन कंडक्टिंग प्लेट, या मैं बोलूँ उसको न्यूट्रल प्लेट या नॉन कंडक्टिंग, न्यूट्रल ही बोलेंगे इसको। इस पे उतना ही चार्ज था, इस पे कितना चार्ज था? प्लस क्यू चार्ज था। सेकंड केस को ध्यान से समझना। जैसे ही इस न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल प्लेट को मैं इसके पास में लाऊंगा तो ड्यू टू इंडक्शन सारा नेगेटिव चार्ज जो है इसके वो इनर सरफेस पे जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे चले जाएंगे।
सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे, और इसके जो पॉजिटिव चार्ज जो पूरी बॉडी के ऊपर थे वो इनर सरफेस पे आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और प्लस प्लस में रिपल्शन फोर्स लगता है। प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स होता है और प्लस प्लस में रिपल्शन फोर्स होता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जो आपके पास प्लेट थी, कौन सी प्लेट थी, कंडक्टिंग प्लेट, जिसको प्लस क्यू चार्ज से हमने चार्ज किया हुआ था, जैसे ही हम इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट पास में लाते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पे और पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। अब एक्चुअल में उससे हुआ क्या कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हुआ। मैं बोलूं कि पहले सपोज इस पे प्लस क्यू चार्ज था तो इसका पोटेंशियल मैंने लिखा KQ/R, ठीक है ना, पोटेंशियल लिख दिया मैंने KQ/R सपोज। जैसे ही माइनस क्यू वाली प्लेट, इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज अंदर है तो उस माइनस की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। इस माइनस की वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि माइनस की वजह से तो होगा ही, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस की वजह से उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इस प्लस की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, इस प्लस की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, बट ये माइनस जो है वो ज़्यादा पास में है तो ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा डिक्रीज करेगी और ये वाली उससे कम डिक्रीज करेगी। तो फाइनली क्या होगा, पोटेंशियल जो है इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो फाइनली डिक्रीज होगा। और फाइनली जब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज और चार्ज विद कांस्टेंट। तो जो प्रिंसिपल हमने बोला था वही हुआ कि अगर हमें चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए, हम चार्ज को कांस्टेंट रख के पोटेंशियल डिक्रीज करके C करें, उससे C इंक्रीज हो जाएगा, C = Q/V। अगर Q कांस्टेंट है, V डिक्रीज हो रहा है तो C इंक्रीज हो रहा है। और तीसरी स्टेज में क्या करेंगे, इस वाली प्लेट को हम ग्राउंड कर देंगे, इस वाली प्लेट को हम ग्राउंड कर देंगे तो ये सारा चार्ज किस चला जाएगा, ग्राउंड में। सारा चार्ज किस में चला जाएगा, ग्राउंड में। और आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से तैयार हो जाएगा। इनर सरफेस में माइनस चार्ज रहेगा और आउटर सरफेस को ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड करने से ये वाला जो प्लस चार्ज है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, ग्राउंड में। और इस तरह से आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन कर लेते हो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। थैंक यू बेटा।